हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे और अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जिक्र कर रहे थे। 4 लेक्चर की मैंने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आपको 4 लेक्चर मिलेंगे, जिनमें से 3 पहले ही अपलोड कर चुके हैं और आज बारी है हमारे चौथे लेक्चर की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका साथियों कि आपने हमारी 3 वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया और आशा करता हूं आज की इस चौथी वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार देंगे। और धन्यवाद की पात्र है हमारी तक्षशिला की टीम, खास करके मनोहर लाल जी, जिन्होंने की बहुत सहयोग कर रहे हैं इन वीडियो को बनाने में। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के कंटेंट को। पर इससे पहले एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि टॉपिक हमारा लगभग पूरा हो गया है। कुछ एक चीजें रही जिनको आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और इसका रिजल्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे तक्षशिला 2020 नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जाइए और इस टेस्ट सीरीज को कल आप लगा सकते हैं। आप भी तो देखिए ना, आपने कितना सीखा और मुझे भी पता चले कि मैंने कितनी मेहनत आपको करवाई है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, ये टॉपिक अनेक विषयों से काफी महत्वपूर्ण रहता है। आरंभिक स्थितियों को समझना हो चाहे या हम एसएससी के मुताबिक देखें या एचएससी के मुताबिक, यहां से 1-2 क्वेश्चन का कंटेंट रहने वाला है। तो बिना किसी देर की इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगा के देखना। कहते हैं ना, एक वो कहावत आपने सुनी होगी, डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड। तो उसी डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, स्पीड की बात नहीं करता। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ज्यादा एक्सप्लेनेशन में समय ज्यादा लगाते हो। अरे ज्यादा समय नहीं लगाता, स्पीड पे नहीं, डायरेक्शन पे चलना है हमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी टॉपिक को करते हैं और वहां पीछे कुछ पोर्शन रह जाता है तो उस टॉपिक को पढ़े ना पढ़े एक जैसी बात है ना। अगर जो छूट गया उसी से क्वेश्चन आ गया फिर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा, वो रहेगा कि इसके कौन कौन से शहर हैं जो आज तक खोजे जा चुके, उन शहरों का जिक्र करेंगे। कब उनको खोजा गया, वो सन क्या होगी, वो डेट क्या होगी, उस डेट के बारे में जिक्र करेंगे। उसका उत्खनन करता कौन है, उसकी खुदाई किसने की थी, ठीक है ना। और कौन सी नदी वहां पे बहती है, किस नदी के किनारे उन्होंने इस शहर को बसाया। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो ये 4-5 बातें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले शहर से, जो क्या बात बोलता है, कब उसकी खुदाई की गई और कौन उसका उत्खनन करता है। देखिए, पहला जो इसका शहर है वो है हड़प्पा। चलो सीक्वेंस में लगते हैं। हड़प्पा, देखिए इस संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम देते हैं और इसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम देते हैं। कारण क्या है, देखिए ज्यादातर जब इतिहास में इस तरह का कोई शहर मिलता है, कोई नगर मिलता है खुदाई में, तो जिस नदी के किनारे होता है उस नदी का नाम दिया जाता है उस संस्कृति को। जैसे इसके ज्यादातर हम शहर देखते हैं तो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलते हैं, चाहे मैं मोहनजोदाड़ो की बात करूं या किसी दूसरे की बात करूं। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया गया। पर इसका खोजा गया पहला जो शहर था वो कौन सा था, हड़प्पा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम हड़प्पा संस्कृति का नाम भी देते हैं। ओके, देखिए शहर हो गया हड़प्पा। नदी कौन सी देखने को मिलेगी, रावी जो नदी, कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे पे आपको एक संस्कृति देखने को मिल जाएगी। खुदाई कब हुई थी इसकी, 1921 के अंदर। कब हुई थी, 1921 के अंदर। और उत्खनन करता कौन है, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी, जो कि इसके उत्खनन करता है। तो ये हमारा पहला शहर हो गया जिसके नाम पे संस्कृति को भी जाना जाता है। वो नदी कौन सी रहेगी, मुख्य रूप से रावी नदी रहेगी। ओके, अब बात करता हूं मैं इसके दूसरे प्रमुख शहर की, मोहनजोदड़ो। देखिए साथियों, जब बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है? कारण क्या है कि जब यहां खुदाई हो रही थी तो यहां कई कंकाल मिले थे और वो कंकाल इकट्ठे मिले थे, ज्यादा उनमें गैप नहीं था। तो ऐसे में क्या है, इसको मृतकों के टीले का नाम भी दिया गया है। नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी देखने को मिलेगी? सिंधु नदी देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? सिंधु नदी देखने को मिलेगी। और खुदाई कब होगी इसकी? 1922 के अंदर। जस्ट इसके अगले साल ही क्या होगा? हड़प्पा के अगले साल मोहनजोदाड़ो की खुदाई होगी, उत्खनन करेंगे और करने वाला कौन होगा? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी क्या करेंगे? इसकी खुदाई करने का काम करेंगे। ओके, तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मृतकों का टीला किसको बोला जाता है? तो किसको बोलते हैं हम? मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, ठीक है ना। और नदी कौन सी देखने को मिलती है इसकी? सिंधु नदी देखने को मिलती है। और खुदाई कब होती है? 1922 के अंदर इसकी खुदाई की जाती है। अगले इसके शहर की बात करो तो वो है कालीबंगन। देखिए कालीबंगन की बात, देखिए ये ऊपर वाले जो दोनों शहर हैं ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि कालीबंगन की बात करेंगे तो ये कहां देखने को मिलेगा? इंडिया में देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां। देखिए इसके नाम रखने का कारण क्या था कि यहां जब खुदाई की गई थी तो काफी सारी यहां काली चूड़ियां मिली थी, तो इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया? कालीबंगन दे दिया गया, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और नदी कौन सी देखने को मिलेगी? घग्गर नदी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। खुदाई कब होती है? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर इसकी खुदाई होती है। बीबी लाल और बीके थापा, ये दो उत्खनन करता है जो क्या करेंगे? कालीबंगन की खुदाई करेंगे। ओके, अब बात करेंगे चौथे इसके प्रमुख शहर की। कौन सा? रंगपुर। कौन सा? रंगपुर शहर की बात करें। नदी का नाम क्या देखने को मिलता है? मादर। ओके, इसकी खुदाई हुई कब थी? 1953 और 54 में, क्योंकि एक दिन में तो खुदाई होने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो उत्खनन करता कौन है इसका? यज्ञदत्त वर्मा। कौन है? यज्ञदत्त वर्मा। यज्ञदत्त वर्मा जी है जो इसके क्या है? उत्खनन करता है। अगला कौन सा है? लोथल। अगला कौन सा है? लोथल, जो कि ये भी भारत में देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में? गुजरात वाले क्षेत्र में, जो कि एक बंदरगाह के रूप में काम कर चुका है। यानी किसी समय में ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या रह चुका है? बंदरगाह रह चुका है। अगर इसकी नदी की बात करें तो नदी कौन सी देखने को मिलती है? भोगवा नदी देखने को मिलती है, जिसके किनारे ये संस्कृति पाई गई। इसके उत्खनन के समय की बात करें तो 1955 में इसकी पहली बार खुदाई हुई। एक बार फिर इसकी खुदाई को रोक दिया गया 1962 के अंदर। 1962 के अंदर इसकी क्या है? दोबारा खुदाई की गई। और उत्खनन को करता कौन है इसके? रंगनाथ। कौन है? रंगनाथ राव जिनको बोलते हैं, वो क्या है? इसके उत्खनन करता माने जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं अगले शहर की। किसकी बात करें? आलमगीरपुर। अगर मैं आलमगीरपुर की बात करूं या आलमपुर की बात करूं तो ये किस नदी के किनारे देखने को मिलेगा आपको? हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। हिंडन जो नदी है उसके किनारे देखने को मिलेगी। खुदाई इसकी कौन करेगा? यज्ञदत्त करेगा। कब? 1958 में। कौन? यज्ञदत्त। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 7th नंबर की। 7th नंबर पे बात कर लेता हूं मैं धोलावीरा की। किसकी? धोलावीरा। देखिए धोलावीरा जो है ये पाया गया है रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी है।
इसका समय देखा जाए तो 1990 का समय देखने को मिलता है। 1990 और 91 के अंदर इसकी खुदाई होती है और इसकी उत्खनन करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसके क्या देखने को मिलते हैं? उत्खनन करता देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एक प्रमुख वो शहर हैं जो इसके खोजे जा चुके हैं। किस नदी के किनारे? तो ये नदियों की सीरीज रही। किस सन में है? तो ये इनके सन की सीरीज रही। और इनके उत्खननकर्ता कौन है? ये इधर वाले साइड आपको इनके उत्खननकर्ता मिल जाएंगे। इसके अलावा भी धोलावीरा हो गया, बनावाली हो गया जो कि हरियाणा में देखने को मिलता है। नदी क्या देखने को मिलेगी? सेम रंगोई नदी देखने को मिलेगी। उत्खननकर्ता भी कौन रहेंगे? रविंद्र बिष्ट रहेंगे। पर खुदाई का समय क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1974 के अंदर इसकी खुदाई होने का काम होगा। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ एक प्रमुख इसके शहर हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले। अब इसके बाद का जो पोर्शन आता है वो पोर्शन किसका आता है? वो समय देखने को मिलेगा हमें वैदिक काल का। किसका? वैदिक काल का। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक काल क्या था, किस तरह की संस्कृति यहां पनपी और किस तरह का परिवर्तन आगे आगे आता जाएगा। देखिए साथियों, जब हम समय की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय हमने कब बताया? 2300 से लेके 1700 तक, यही समय जाना। इसके बाद अगर वैदिक काल के समय की बात की जाए कि वैदिक काल का आरंभ कब होगा, तो वैदिक काल का आरंभ कब होता है? अगर ऋग्वेद की समय की बात की जाए तो 1500 से लेके 1000 के बीच का समय माना जाता है। अब देखिए साथियों, इन दोनों समय के बीच में एक अंतराल आता है। ये 2300 से लेके 1700 का रहा और ये क्या है? 1500 से लेके 1000 का समय रहा। तो बीच में यहां पे अंतराल आ गया ना 200 साल का। अब इन 200 साल में यहां क्या हुआ होगा, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। यहां किस तरह की व्यवस्था बनी होगी, कोई संस्कृति रही है या नहीं रही है, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन 200 सालों को हम अंधकार का समय मानते हैं। अंधकार का मतलब जिस समय के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। जानकारी मिलनी शुरू कब होगी? जब हमारे पास क्या आएगा? वैदिक काल आएगा। तो वैदिक काल में खास करके हम जिक्र किसका करेंगे? ऋग्वेद का बात करेंगे। देखिए, एक वैदिक काल आता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इन दोनों कालखंडों में क्या होता है हमें पता है। हमारे कितने वेद है? 4 वेद मुख्य रूप से लिखे गए। उनमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, वो इस समय लिखा जाएगा किसमें? वैदिक काल के अंदर। और जो बच गए 3 वेद हैं, चाहे वो सामवेद है, अथर्ववेद है, चाहे यजुर्वेद है, तीनों वेदों की रचना कब होगी? उत्तर वैदिक काल के अंदर आके उनकी रचना होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इन्हें वैदिक और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि यहां पे क्या होती है? हमारे चारों वेदों की रचना होती है। जब हम वैदिक काल को जानने की कोशिश करते हैं तो वैदिक काल को जानने के हमारे पास साधन क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है। और यहां जानने का महत्वपूर्ण साधन कौन बनते हैं? लिखित साक्ष्य वाले 4 वेद। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लिखित साक्ष्य नहीं मिले, कुछ मिले तो भाव चित्रात्मक मिले। अब भाव चित्रात्मक है तो हम उन्हें समझ ही नहीं पाते लोग क्या कह रहे, ठीक है ना। अब हो सकता है एक इस तरह का कोई चीज मिल गई हो, अब इससे क्या समझे, क्या समझाना चाहता है? इंसान था या कुछ और था, ठीक है ना। भाव चित्रात्मक में एक बात से सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि जैसे हम वैदिक काल के अंदर पैर रखते हैं या वैदिक काल को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं और ये लिखित साक्ष्य पढ़े भी जा सकते हैं। देखिए, अकेला लिखित मिलने से कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है ना कि हम उसको पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। तो यहां वेद मिलेंगे जिनकी भाषा हमें क्या देखने को मिलेगी? संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी, जिसको कि आज भी पढ़ा जाता है, प्राचीन समय में पढ़ा गया, मध्यकाल इतिहास में भी उसको पढ़ा गया। ओके, जो इनके पूरे जीवन के बारे में जानकारी देता है।
जानकारी कैसी, देखिए अंतर समझते हैं इन संस्कृतियों के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि इसको कर्मबद्ध से कल से अध्ययन करेंगे हम इसको। आज कर्मबद्ध का जिक्र नहीं करूंगा, आज सिर्फ इसमें क्या चीजें समझने वाली है और कौन है जो इस संस्कृति की हमें समझ देता है। देखिए एक तरफ मैं वैदिक का जिक्र करता हूं और इसी के समांतर जिक्र कर लेता हूं उत्तर वैदिक का, ठीक है ना। दोनों संस्कृतियों की थोड़ी सी तुलना देखते हैं, दोनों टाइम पीरियड की तुलना करके देख लेते हैं क्या क्या इनमें अंतर रहा होगा। अंतर क्या आता है, पहला तो ये कि यहां ऋग्वेद की रचना होती है जो कि पूर्ण रूप से जानकारी देता है वैदिक काल की, जबकि यहां अलग अलग 3 वेदों की रचना होती है जो कि हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। अगली महत्वपूर्ण यहां से बात क्या सामने आती है, वो आती है कि जब हम इन वेदों को पढ़ा, हमने ऋग्वेद को पढ़ा, हमने सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को पढ़ा, तब हमारे सामने क्या है, हमने इनके समाज के बारे में जाना, इनका समाज कैसा था। और जब हम इनके समाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन लोगों का व्यवसाय क्या था, मुख्य रूप से पशुपालन था। क्या था, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय देखने को मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल वालों का मुख्य व्यवसाय क्या देखने को मिलता है हमें, कृषि, मतलब खेती इनका मुख्य व्यवसाय होगा। अब देखिए ये दोनों बातें बहुत प्रभाव डालती है इतिहास के ऊपर। कैसे डालती हैं, देखिए अगर पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है तो क्या ये लोग एक जगह टिक कर रहेंगे, क्या, कभी नहीं रहेंगे। क्यों, पशुओं को चारे की आवश्यकता है, बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, तो वो लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह लगातार भटकते रहेंगे, एक जगह ये स्थायी घर नहीं बनाएंगे अपना। मतलब ये लोग कैसा जीवन जीते होंगे, कबीलों वाला, ठीक है ना। जबकि ये लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब कृषि करेंगे तो हमें पता है कृषि कोई 1-2 दिन में तो होती नहीं, समय चाहिए कृषि को करने के लिए। तो ऐसे में क्या है, लोग अपने जीवन को क्या बनाएंगे, स्थायी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्थायी बनाने का काम करेंगे। जब इनका जीवन स्थायी होने लगेगा तो वहां पे क्या है, समाज का विस्तार होगा, समाज बड़ा होने लगेगा। यानी कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बोलते हैं, जन। यहां क्या बनने लगेंगे, जन बनने लगेंगे। जब और ज्यादा जन बड़ा होने लगेगा तो क्या बनेगा, जनपद बनेगा। और जब इस जनपद को और विस्तार होगा तो क्या बनेगा, महाजनपद हमारे सामने आएगा, महाजनपद। और हमें पता है जब हम मौर्य काल और इनको पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चाणक्य का समय जब सामने आता है तब हम 16 महाजनपदों का जिक्र करेंगे। तो ये प्रणाली शुरू कब होती है, उत्तर वैदिक के बाद में, क्योंकि इन लोगों के पास क्या है, ये लोग तो पशु चराते हैं, एक जगह टिक कर रहते ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी ये लोग क्या है, अन्न की बात करूं तो जो पशुपालन का काम करेंगे वो बहुत ज्यादा अन्न अपने पास नहीं रखते, ठीक है ना। अन्न क्यों नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा अन्न को एक साथ उठाकर ले जाना आसान नहीं होता बार बार। ओके, तो ऐसे में क्या है, ये जीवन यापन वाली अर्थव्यवस्था में जीते थे, यानी जितना अन्न रखते थे जितना कि जीने के लिए आवश्यक होता था। पर जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल वाले कृषि करते हैं, ये धन भी इकट्ठा करेंगे। जब इनके पास पर्याप्त धन आ जाएगा तब ये राज्य का सोचेंगे। जब ये राजा बनेंगे, क्योंकि जनपद यानी यहां पे एक पद आएगा, चाहे वो पद राजा का हो, रानी का हो, मंत्री का हो या महामंत्री का हो। तो जब यहां पे पद आएंगे तो ये लोग राज्य विस्तार का भी सोचेंगे। राज्य विस्तार का सोचेंगे तो हमें इस समय में क्या देखने को मिलेंगे, अनेक युद्ध भी देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा युद्धों का दौर भी बढ़ता जाएगा। ओके, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चाहे मध्यकाल की तरफ जाए, ये युद्धों का दौर लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां लोगों के पास पैसा भी होगा,
खाने के लिए भोजन भी होगा और समय भी होगा सोचने के लिए कि किस तरह से राज्य का विस्तार किया जाए। इसके अलावा देखिए, जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो इस समाज के अंदर कर्मकांड इतना नहीं होता। ये लोग भी क्या है, प्रकृति की पूजा में विश्वास करते हैं। हालांकि इंद्र इनका क्या है, मुख्य देवता के रूप में जाना गया है, क्योंकि जब हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो और ज्यादा जिक्र करेंगे। पर वैदिक काल के अंदर क्या है, देखिए, इंद्र इनका पसंदीदा या मुख्य इनका देव हुआ करते थे। इसके अलावा एक देवता का जिक्र मिलता है, पुषण। कौन से देवता? पुषण देवता का यहां पे जिक्र मिलता है। ऋग्वेदिक काल के अंदर इन पुषण देव को पशुओं का देवता कहा जाता था। अब देखिए, इतने सारे पशु रखेंगे तो उनमें हारी बीमारी भी आएगी, ठीक है ना। उनको दूध की इच्छा से रखा जाता था। तो ऐसे में क्या है कि ये लोग एक ऐसे देव की भी पूजा करते थे जो किसको रिप्रेजेंट करते थे, पशुओं के या पशुओं के सुरक्षक के रूप में, ठीक है ना। जबकि उत्तर वैदिक काल आएगा, यहां कहानी थोड़ी बदलेगी, यहां बदलाव आना शुरू होगा। बदलाव क्या आएगा कि यहां पे हमें पता है यहां वर्ण व्यवस्था बनेगी। क्या मिलेगी? वर्ण व्यवस्था बनेगी। हमें मुख्य रूप से 4 वर्ण देखने को मिलेंगे, जबकि यहां वर्णों का इतना ज्यादा कोई बोलबाला नहीं देखने को मिलता। बोलबाला कहां आएगा? जहां हम वास्तव में वर्ण का जिक्र करेंगे। चाहे ब्राह्मण वर्ग की बात करें जिनको कि सबसे ऊपर माना गया, चाहे हम क्षत्रिय वर्ग की बात करें, योद्धा वर्ग की बात करें, चाहे हम वैश्य की बात करें, व्यापारियों की बात करें, चाहे हम शूद्र की बात करें। 4 वर्ण बनाए, पर यहां एक कमी क्या देखने को मिलती है? वो कमी ये देखने को मिलती है कि ये वर्ण व्यवस्था इन्होंने क्या कर दी थी, जन्म मूलक कर दी थी। यानी कि जन्म के आधार के ऊपर वर्ण का क्या होता था, निर्धारण हुआ करता था। जबकि इन पीछे वाली संस्कृति में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जरूरी नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा। नहीं, वो जिस तरह का कार्य करेगा, कार्य के आधार के ऊपर उसके वर्ण को निर्धारित किया जाएगा। और ये वर्ण व्यवस्था मजबूती से लागू कब होती है? जब इस समय अंत का आता है, वैदिक काल का, सॉरी उत्तर वैदिक काल का। आरंभ के अंदर इतना कुछ नहीं देखने को मिलता। आरंभ में नॉर्मल व्यवस्था होती है। कर्म मूलक कैसे? कि मान लिया एक टीचर पढ़ाता है, अब ज्ञान देना काम किसका है? पंडित का है। तो ये क्या है, पढ़ाने वाले का धर्म क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। अब ब्राह्मण का लड़का अगर सेना में भर्ती हो गया तो वहां लड़का जो है वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा। और अगर उसका लड़का व्यापार करने लग गया तो वो वैश्य हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी व्यवस्था थी ना। पर दिक्कत कब आई? जब इसको जन्म आधारित कर दिया गया, यानी कि जन्म के आधार पे कर दिया गया। और ये कहां देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। यहां तक इतिहासकार मानते हैं कि इस पुषण देवता को शूद्रों का देवता कर दिया गया। तो ये, हालांकि सारे इतिहासकार इस चीज पे सहमत नहीं होते। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता दोस्तों, न ही मैं किसी को बुरा बता रहा हूं, पर जितना इसके बारे में सुना है मैंने वही चीज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अगर इसमें कोई क्षमा लगे तो अपना ब्रदर समझ के माफ कर देना, पर जो सुना है उस चीज का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। देखिए, तो ये इस तरह की व्यवस्था यहां पे हुआ करते थे। ओके, युद्धों का कारण आगे जाएंगे, युद्ध भी बढ़ेंगे, लोग राज्य विस्तार के बारे में सोचेंगे, अनेक युद्ध होंगे, जनपद आएंगे, महाजनपद आएंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने को हमें आगे वाले लेक्चर्स के अंदर मिलेगी। और खास करके अगर हरियाणा से संबंधित कोई एग्जाम होता है तो वैदिक काल से एक क्वेश्चन अक्सर देखा गया है, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, या हमारे पुराणों से भी यहां से क्वेश्चन उठे हैं। ओके, अब देखिए एक चीज आपको और बता दूं, मैंने यहां 4 वर्णों का तो जिक्र किया, एक बात और बता दूं कि इन 4 वर्णों में जो
क्षत्रिय वर्ग था ना, वो आगे जाके बदलाव लेके आता है। बदलाव क्या लेके आता है कि यहां नए धर्मों का, नए जो धर्म थे, इन धर्मों का क्या होता है, उदय होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, बौद्ध धर्म का उदाहरण ले लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो किससे बिलोंग रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? वो एक राज परिवार से संबंध रखते हैं, मतलब एक योद्धा से संबंध रखते हैं। आप महावीर जैन की बात कर लीजिए, एक राजकीय परिवार से या एक राजा के परिवार से संबंध रखते हैं, राजकुमार है, मतलब एक योद्धा है। यानी कि जो बदलाव लेके आएंगे आगे, जिनकी वजह से नए धर्मों का उदय होगा, नए धर्म हमारे सामने आएंगे, तो ये बदलाव कौन लेके आएगा? क्षत्रिय वर्ग लेके आएगा। और इतिहासकार कहते हैं लगभग 62 इस समय नए धर्मों का उदय हुआ था, और जिनमें मुख्य रूप से हम जैन धर्म का जिक्र करेंगे और उसके बाद हम बौद्ध धर्म का जिक्र करेंगे। तो इन दो धर्मों के ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से हम समझे तो ये हाईलाइट समझ सकते हैं कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आता है, किस तरह से लोगों का जीवन बदलता है, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था बदलती है। राजनीतिक व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां लोग चलो पशुपालन और ये कार्य करते हैं, इतना ज्यादा राज्य विस्तार नहीं करते, तो इतनी ज्यादा राजनीतिक जीवन यहां नहीं देखने को मिलेगा। परिवार होगा, परिवार में परिवार का मुखिया होगा, कबीला होगा तो कबीले का मुखिया होगा, ठीक है ना। पर जब उत्तर वैदिक काल का समय आएगा, जहां बड़े बड़े महाजनपद बनेंगे, जहां क्या बनेंगे? महाजनपद बनेंगे, तो इन महाजनपद में हमें राजनीतिक जीवन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी तो हम चाणक्य की कूटनीति पढ़ते हैं ना, तो वो चाणक्य कब आएंगे? वो चाणक्य इस महाजनपद काल के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पे खास करके उत्तर वैदिक काल के अंदर हम राजनीतिक जीवन की भी बात करेंगे। ओके, तो कल से हम वैदिक काल को आरंभ करेंगे, खास करके हम ऋग्वेद के बारे में जिक्र करेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आशा करूंगा कि आप पिछली वीडियो की तरह हमें फिर एक बार ढेर सारा प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा और अगले वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद,